हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं संजीव वर्मा। हम लोग आज देखेंगे AITS 22 का सोल्यूशन। ये एक फुल टेस्ट है। सीरियल नंबर टेस्ट का 32 है। शुरू से 32 टेस्ट हो चुके हैं। ये 22nd नंबर का टेस्ट है AITS लेवल पर। फुल सिलेबस टेस्ट है। शुरू करते हैं। ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए बॉडी, द एनर्जी एट एनी पोजिशन बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजिशन। मीन और एक्सट्रीम पोजिशन। मीन पोजीशन पे आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो एनर्जी पूरी तरह से काइनेटिक होती है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। पेंडुलम का या कोई एग्जांपल ले लो, तो जैसे ये ऑसिलेट करता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे रुक जाएगा, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो एनर्जी पूरी और यहाँ पर आते आते पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एनर्जी केवल काइनेटिक, यहाँ पर एनर्जी केवल पोटेंशियल होती है, यहाँ पर एनर्जी केवल काइनेटिक होती है, बीच में दोनों होंगी, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो सही ऑप्शन होगा फोर्थ वाला, है ना। आगे बढ़ते हैं। एज शोन इन द फिगर, ये एक फिगर दिखाया गया है। इसमें 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और रेडियस इसका दिया है π/10 मीटर। पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बता दीजिए इसके सेंटर पे कितना हो। तो देखो यहाँ 3 लोग हैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए। ये 1 टुकड़ा हो गया, इस टुकड़े को 2 कह देते हैं, इसको 3। अब ये हम लोग को पता है किसी स्ट्रेट वायर की वजह से किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है और वो पॉइंट अगर वायर की सीध में आता है, मतलब वायर वहां से गुजर सकता है, आगे बढ़ाने पर वायर वहां से पास करेगा, तो इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो 1 की वजह से 1 के सीध में O है और 3 के भी सीध में O है, तो 1 की वजह से O पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा और 3 की वजह से भी O पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। O सेंटर है। केवल 2 की वजह से O पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। 2 एक सर्किल का टुकड़ा है, एक आर्क है, आर्क वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब किसी आर्क की वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग को याद है कि अगर आर्क अपने सेंटर पे अल्फा एंगल बनाता है, रेडियस r है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0/4 πI/r इंटू अल्फा। ये फॉर्मूला होता है अल्फा। अल्फा सेंटर पे बनने वाला एंगल है और इसको हमेशा रेडियन में पुट करेंगे। तो अब वैल्यू रख लेते हैं। तो अल्फा आपको पाई दिया है, सेंटर पे यहाँ बनने वाला एंगल जो होगा ये पाई हो जाएगा, पाई। तो अल्फा की वैल्यू पाई, चूंकि ये आधा सर्किल है तो पाई एंगल बनेगा, पाई रेडियन। तो अब यहां से बी आ जाएगा μ0/4 πI/r इंटू पाई। सिंप्लीफाई कर लेना है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आई की वैल्यू 3 एम्पियर दी हुई है, μ0 हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 4। आई 3 दिया हुआ है और रेडियस आपको गिवन है π/10। तो ये π/10 करेंगे तो 10 ऊपर आ जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला आएगा। इसको 3 माइक्रो टेस्ला बोल सकते हैं। तो 3 माइक्रो टेस्ला यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू द सेम एनर्जी। यानी प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की एनर्जी सेम है, तो पूछ रहे हैं उनके डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बता दीजिए। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को सेम एनर्जी दे दी गई, तो कह रहे हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बताइए। तो हमें पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अगर एनर्जी पता हो तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है h/√2m इंटू एनर्जी। यहां पर आपको दिख रहा है साफ साफ बताया गया क्वेश्चन में, एनर्जी सेम है, 2 सेम होता ही है, h कांस्टेंट होता ही है, तो यानी लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√m आ गया। लैम्डा मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल ये हो जाएगा √, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है, ये पता है हम लोग को, लगभग 4 गुना होता है, तो ये रख लेंगे। एमपी एमपी कैसे गया, ये √4/1 यानी 2:1 आ गया, तो रेशियो आ जाएगा 2:1। सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, है ना। तो डायरेक्ट है क्वेश्चन सारे ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ए बार मैग्नेट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ ए वेरी लॉन्ग वर्टिकल कॉपर ट्यूब। ये कॉपर का बहुत लंबा सा ट्यूब है और इसमें एक बार मैग्नेट को फॉल कराया गया, रिलीज कराया गया। पूछ रहे हैं क्या होगा। ये क्वेश्चन पहले टेस्ट में भी दे चुके हैं। इंड्यूस करंट आएगी, अंदर एडी करंट्स आएंगी, इंड्यूस करंट आएंगी, वो इसके मोशन को अपोज करेंगी। नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स यानी mg लगेगा, ऊपर की तरफ इंड्यूस्ड जो करंट आएगी उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और बहुत लंबा वायर है तो कभी ना कभी मैग्नेटिक फोर्स mg को बैलेंस कर देगा और ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे फॉल करेगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मूव डाउन विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है द करंट इन इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सेम एज द होल कंसेंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर में जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में उतनी होल डेंसिटी, ये दिया गया है। एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम, सेम फील्ड अप्लाई किया गया दोनों में। कंपेयर द करंट्स, तो वैसे तो जब डेंसिटी सेम है तो करंट सेम होनी चाहिए थी, लेकिन हमें पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल होते हैं। और होल्स की मोबिलिटी, चूंकि होल बॉन्ड टू बॉन्ड चलते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड से दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड, तो होल्स की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी से काफ़ी कम होती है, इसलिए होल्स की करंट भी इलेक्ट्रॉन की करंट से कम होगी, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की करंट होल की करंट से ज़्यादा होगी। तो करंट इन एन टाइप इज ग्रेटर देन करंट इन पी टाइप, है ना। आगे बढ़ते हैं। An electron starts to move with some velocity along the axis of a current carrying straight solenoid. एक सोलेनॉइड के एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करता है, तो ये सोलेनॉइड हो गई और इसके एक्सिस के लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, यानी इसमें करंट फ्लो हो रही है, आई मान लेते हैं। इसके एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन ने मोशन करना शुरू किया, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको इसके एक्सिस के लॉन्ग मोशन दिया गया। पूछ रहे हैं क्या होगा। क्या होगा इससे पहले आपको बता दें, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और हमें ये अच्छी तरह से पता है कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होता है। अब ये आगे की तरफ होगा कि पीछे की तरफ होगा, वो तो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि करंट आपने कैसे लिया है। तो एक रफ आइडिया बस बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है। अब ये आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। यहाँ मतलब ही नहीं हमसे कोई कि एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगी, बस इतना पता है कि एक्सिस के अलोंग होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी एक्सिस के अलोंग ही है, तो यहां से कह सकते हैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा, या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है। यहाँ से बी भी आगे है तो 0 डिग्री एंगल होगा, बी पीछे है तो 180 डिग्री एंगल होगा। जब 0 या 180 डिग्री एंगल होगा तो इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा QVB साइन थीटा, उसमें जब थीटा 0 या 180 रखेंगे तो साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। अब जब मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा तो कोई चेंज ही नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन के मोशन में। तो पहला ऑप्शन दिया है, पहला वो जो पॉइंट दिया है वो इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, ये गलत है। दूसरा दिया इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, ये सही है। इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, ये भी सही है। जब फोर्स ही नहीं लग रहा तो सीधा चलता रहेगा। इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड, गलत है। एक्सेलरेशन तो तभी आएगा जब फोर्स लगे। द इलेक्ट्रॉन विल फॉलो पैराबोलिक पाथ, जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो फिर पैराबोलिक पाथ कैसे होगा। तो केवल कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, बी एंड सी। तो सेकंड ऑप्शन सही आंसर होगा, बी एंड सी होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। The internal resistance of a 2.1 volt cell which gives a current of इतने एम्पियर through a resistance of 10 ohm is, कह रहे एक सेल है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बताना है और एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 ओम का और इसमें करंट फ्लो हो रही है 0.2 एम्पियर। तो अगर इस सर्किट में ये सेल 0.2 एम्पियर की करंट भेजता और इसका ईएमएफ 2.1 वोल्ट दिया, तो पूछना है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बता दो। सीधा फॉर्मूला है, हमें पता है I इक्वल टू होता है इस सर्किट में E/R प्लस R, ये तो होगा। करंट सीधे क्या होती है, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यही होगी। करंट आपको दी है 0.2 एम्पियर, ईएमएफ आपको दिया है 2.1,
रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम और स्मॉल आर निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 2.1 इक्वल टू 0.2 को 10 से करेंगे 2 आएगा, प्लस 0.2 आर, 0.2 इधर ले आएंगे, ई दिया है 2.1 और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस आर, आर 10 है, स्मॉल आर है, करंट 0.2 एम्पियर दिए रख दिया, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.2 इंटू 10 तो 2 हो जाएगा और 0.2 को आर से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 आर हो जाएगा। 2.2 इधर ले आएंगे तो ये बचेगा 1.1, ये बचेगा 2.1 में से 2 जाएगा तो 0.1 बचेगा, 0.1 इक्वल टू 0.2 आर, तो आर सीधे सीधे 1/2 यानी 0.5 ओम, ये आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर होगा थर्ड वाला 0.5 ओम, है ना। आगे बढ़ते हैं। ए बी एंड सी आर वोल्ट मीटर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर 1.5 आर एंड 3 आर। तो इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर, इसका 1.5 आर और इसका 3 आर। एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है एक्स और वाई के बीच में, अप्लाई कर देते हैं। तो ये एक्स और वाई के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, वी अप्लाई कर दिया गया। द वोल्ट मीटर रीडिंग्स, यानी इनके अलग अलग बताने, पोटेंशियल बताने। सिंपल कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल जो वी होगा तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिवीजन रूल लगाना है यहाँ। पोटेंशियल डिवीजन रूल लगाने के लिए पहले इनका इक्विवेलेंट निकाल लें। कैसे करेंगे? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूरी ब्रांच में कितना है? V, और वो V इन तीनों में बढ़ जाएगा। तीनों का रेजिस्टेंस पता है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पोटेंशियल सेम होगा, और ये उसके साथ सीरीज में है तो पोटेंशियल अलग हो जाएगा। पोटेंशियल डिवीजन रूल लगा देंगे, उससे आपको पोटेंशियल सॉल्व होकर मिल जाएगा। अब ये पोटेंशियल डिवीजन रूल कैसे लगाएंगे? तो इसमें देखो, पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लें। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा 1.5 आर इंटू 3 आर, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये 4.5 आर, ये 3 गुना चला जाएगा, 3 से 3 कटा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर के बराबर आ गया। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर के बराबर आ गया, यानी ये सर्किट ये हो गया कि ये आर है, जो ए था वो तो आर था ही, और जो बी और सी का इक्विवेलेंट आ गया, इसको बी कॉमा सी लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट जो आ गया ये भी आर आ गया, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई किया गया। सर्किट समझ में आता है? सिंपल सर्किट का सवाल है। इसमें आर और आर है, यहाँ वी अप्लाई किया गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने निकाला, वो आर आ गया। अब ये वी जो पोटेंशियल है दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है तो पोटेंशियल आधा आधा आ जाएगा, तो इसमें भी V/2 और इसमें भी V/2। ये समझ आती बात है? अब इसको यहां शो कर दें, तो जो ए का पोटेंशियल आएगा वो V/2 आएगा, तो ये तो V/2 हो गया। अच्छा, बी और सी का जो इक्विवेलेंट है उसमें V/2 आया है, और चूंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हैं तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो इसका मतलब इसमें भी V/2 आएगा और इसमें भी V/2 आएगा। तो सब में V/2 पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इसमें V/2 आया है, और चूंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट जो है उसमें V/2 आया, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही सब में होगा जितना इक्विवेलेंट आया है। तो इक्विवेलेंट में V/2 आया है, तो फिर इसका भी V/2 होगा, इसका भी V/2 होगा, यानी तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा और V/2 के बराबर होगा। तो सही ऑप्शन होना चाहिए फोर्थ वाला, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और V/2 होगा, तो VA = VB = VC, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चेक करते जाइए आप लोग। ये क्वेश्चन है, 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस, 4 चार्जेस ऐसे एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं, जैसा कि दिख रहा है। लेंथ 12 है, तो साइड लेंथ जो स्क्वायर की है वो 12 है, 12। The electric potential at point A midway between the two charges plus Q and minus Q, दो चार्जेस के बिल्कुल बीचों बीच में ये पॉइंट है, तो इधर से भी L होगा डिस्टेंस, इधर से भी L होगा। कह रहे हैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल बता दीजिए। ये आपको अच्छी तरह पता है, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल लगाएंगे। मतलब सिस्टम में जितने चार्जेस हैं सबके पोटेंशियल को यहाँ लिखेंगे और सबको जोड़ लेंगे। सिस्टम में 4 चार्जेस हैं, तो चारों का पोटेंशियल यहाँ लिख के जोड़ देंगे। लिखते हैं, तो जो पहले चार्ज का पोटेंशियल है इसका, ये जितना प्लस में आएगा दूसरे का उतना माइनस में आएगा, मिला के 0 हो जाएगा। क्यों आएगा? चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो 1 और 2 का तो 0 हो गया, इनको काट देते हैं। अब बचे 3 और 4।
अच्छा 3 और 4 से भी सिमिट्री से देखो डिस्टेंस ए की सेम ही होगी, सेम होगी सिमिट्री से। ये L है और ये 2L है, तो ये डिस्टेंस आएगी √5L²। ये डिस्टेंस भी आएगी √5L², मतलब L√5। डिस्टेंस दोनों तरफ सेम है, चार्ज भी दोनों तरफ सेम है, तो फिर पोटेंशियल सेम हो जाएगा। लेकिन एक चार्ज प्लस है तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, एक माइनस है तो इसका नेगेटिव होगा, जुड़ के फिर टोटल कितना आ जाएगा 0। तो 3 और 4 भी कट गए और इनका भी 0 आ गया, तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है ना। ABC are 3 points in a uniform electric field, the electric potential is, ये हमें पता है, जैसे जैसे हम फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल घटता है। फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल हमेशा घटता है। फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल हमेशा घटता है। तो सबसे आगे कौन है, देखो फील्ड आगे की तरफ और इसमें सबसे आगे कौन है, ए, तो इसका मतलब ए का पोटेंशियल मिनिमम होगा। फिर ए से ज्यादा सी का होगा, सबसे पीछे बी है तो सबसे ज्यादा बी का होगा। तो मिनिमम पोटेंशियल पूछा किसका होगा, तो मिनिमम एट ए का पोटेंशियल मिनिमम होगा। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन करेक्ट है ना। मैचिंग वाला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चनों में वैसे भी कुछ नहीं करना होता है। मैचिंग में क्वेश्चन तो बहुत अच्छे बन सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई खास नहीं बनते। मीटर ब्रिज, तो ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ए का 2, इसमें ए का 4 है तो 1 नहीं हो सकता, फोर्थ में ए का 1 है तो ये नहीं हो सकता, ए का 2, ए का 2। अच्छा बी का 4, दोनों में देखो सेम है, सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में से एक आंसर होगा। सेकेंड में भी बी का 4 है और थर्ड ऑप्शन में बी का 4, तो चेक ही मत करो। सी का 1 है, डी का, उसमें सी का 3 है तो सी चेक कर लो, या डी का 3 है उसमें डी का 1 है तो डी चेक कर लो। डी रेजोनेंस ट्यूब है, रेजोनेंस ट्यूब स्पीड ऑफ साउंड नापता है तो पता ही है सबको, तो डी का 3 हो जाएगा। इसमें डी का 3 दिया हुआ है तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, ये थीटा हो गया, विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इतने, ये ई हो गया। इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, ये टाउ हो गया। द चार्ज ऑन द डायपोल इफ लेंथ ऑफ द डायपोल इज 2 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गई। कहने कि अगर एक डायपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल पे रखा गया है, तो डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल पे रखा गया है इस तरह से, इस तरह से, तो इस पे जो टॉर्क लगता है वो 4 न्यूटन मीटर होता है। तो पूछ रहे हैं बताइए चार्ज कितना है डायपोल पे, तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। टॉर्क का फॉर्मूला होता है P साइन थीटा। टॉर्क दिया है 4 न्यूटन मीटर, P होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। लेंथ आपको डायपोल की 2 सेंटीमीटर दी है, इसको 2 इंटू 10⁻⁻2 लिख लेते हैं, मीटर में हो जाएगा। SI सिस्टम में सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम दिया है, तो ई की जगह 5 इंटू 10⁵ रख लेंगे। और थीटा 53 डिग्री दिया है तो ये साइन 53 हो जाए, तो ये बनेगा। अब इससे आएगा 4 इक्वल टू, ये आएगा 2 इंटू 5 10, तो क्यू बचेगा। ये 2 इंटू 5 10, 10⁻⁻1, ये 10⁻4 बचेगा। और साइन 53 4/5 होता है, 4 4 भी कैंसिल हो गया, तो Q आ जाएगा 5/10⁴। 4 और 4 कैंसिल हो गए, Q आ जाएगा 5 इंटू 10 तो ले चुके हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं। ये इधर से 5 इंटू 2 तो 10 कर लिया था ना, तो 5 इंटू 2 10 हो गया था, तो 10⁻⁻1 आया, ये 4 बचा, तो ये बचेगा Q इक्वल टू, ये सब कट गया तो इधर 10⁻5 बचा, और ये 10⁻⁻1 4 बचा, तो 10⁻4 इंटू साइन 53।
10 की पावर 4 बचा, है ना। अब 10 की पावर 4 में साइन 53 की वैल्यू हमने रख दी 4/5, ये 4 था। ये आ गया, इधर 4 था, 4 4 कैंसिल हो गया और साथ में क्यू बचेगा, क्यू निकाल लोगे, क्यू यहां से आ जाएगा 5/10 की पावर 4, यानी इसको 5 इंटू 10 की पावर -4 कूलम लिख सकते हैं, या 0.5 इंटू 10 की पावर -3 कूलम लिख सकते हैं। 10 की पावर -3 हटा दें तो ये 0.5 मिली कूलम हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला 0.5 मिली कूलम, है ना। तो डायरेक्ट आंसर है ये सारे क्वेश्चन, इस बार का पेपर इजी है। डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड मेटल स्फीयर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड डायमीटर। डेंसिटी को मास और डायमीटर से मेजर करते हैं, पता ही होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम लिखने के लिए रेडियस यूज होगी और रेडियस डायमीटर का आधा होती है। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम को लिखेंगे, स्फीयर है ये, स्फीयर है तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस और डायमीटर एक ही मतलब हो गया, रेडियस की जगह d/2 रखोगे तो ये d³/8 आ जाएगा, ये होगा। अब कह रहे हैं परसेंटेज एरर बता दो, मास में एंड डायमीटर में परसेंटेज एरर इतने दिए, तो पूछ रहे हैं मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी बताओ। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, यहां से देखो मास में एरर है, डायमीटर यानी रेडियस में एरर है, तो लिख सकते हैं रो प्रोपोर्शनल टू m/r³। परसेंटेज एरर निकालना है तो इसको लिखेंगे d/ρ इंटू 100। एरर में वो मैक्सिमम ना कहते तब भी हम मैक्सिमम ही लेते हैं, तो dm/m इंटू 100 प्लस r की पावर 3 होगा तो ये 3 इंटू dr/r इंटू 100। ये इस तरह के क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर वो कहें परसेंटेज चेंज बता दो तो चेंज अलग चीज है, चेंज में विद साइन लोगे, जैसे r को ऊपर लाओगे तो r की पावर -3 होगा, तो यहां -3 dr/r इंटू 100 लिखेंगे जब चेंज कहेंगे। एरर बोल रहे हैं तो वो मैक्सिमम ना भी कहते, एरर वर्ड यूज हो रहा है तो मैक्सिमम एरर ही कैलकुलेट करते हैं, तो यहां प्लस साइन लेकर ही करेंगे, वैल्यू रख दो। मास में जो परसेंटेज एरर दिया हुआ है वो 4% है तो ये 4 हो गया, और रेडियस में या डायमीटर में जो परसेंटेज एरर दिया है वो 2.5% है तो ये 3 इंटू 2.5 होगा, ये 7.5 और 4 11.5% आंसर आ गया। तो सही ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, है ना। 4 आइडेंटिकल रॉड्स ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l फॉर्म ए स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। 4 रॉड से एक स्क्वायर बनाया गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। इस डायगोनल के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना, मतलब ये डायगोनल एक्सिस हो गया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। तो देखो चारों रॉड इस एक्सिस के सिमेट्रिकल हैं। पहला रॉड जो है वो इस एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, आपको पता है स्क्वायर में डायगोनल का एंगल साइड के साथ 45 बनता है। दूसरा रॉड भी 45 डिग्री का एंगल ही बनाएगा, तीसरा रॉड भी 45 डिग्री का एंगल ही बनाएगा, और चौथा रॉड भी 45 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। जब चारों का एंगल सेम बन रहा है तो अब चारों और एक्सिस सेम है चारों के लिए, तो हम कह सकते हैं एक चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा। तो अगर हमें पूरे फ्रेम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो हम किसी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखकर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे देखो, अच्छा एक रॉड का कैसे लिखेंगे, तो ये बात हम लोग को अच्छी तरह पता होती चाहिए, पता है बल्कि, कि अगर कोई रॉड इस तरह से है L लेंथ का और मास m है, और इसमें कोई एक्सिस है जो इसके एंड से पास करता है अल्फा एंगल पर, तो इस एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml² / 3 साइन स्क्वायर अल्फा। ये क्लास में भी पढ़ चुके हैं, क्रैश कोर्स में भी बताया है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो बस इसी फॉर्मूले से एक रॉड का लिखेंगे, उसके 4 गुना कर देंगे, तो इसके हिसाब से जो पूरे सिस्टम का नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 4 टाइम्स एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक रॉड के लिए फॉर्मूला होगा ml² / 3 साइन स्क्वायर अल्फा, मास m है लेंथ l है, साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर 45। साइन 45 जो होता है ये एक रॉड का आएगा, साइन 45 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे 1/2 आएगा,
तो ये आ जाएगा 4 ml²/6, यानी सही आंसर होगा 2/3 ml²। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर होगा। द बल्क मॉडुलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी। एक स्फेयर का बल्क मॉडुलस बी, बल्क मॉडुलस होता है बीटा इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस जो भी है अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन dV/V, ये होता है। यहां से वॉल्यूम स्ट्रेन यानी dV/V की वैल्यू सॉल्व होकर आती है P/बीटा। क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म प्रेशर P, यानी यही स्ट्रेस हो गया। फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, बताइए फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस का मतलब dr/r की वैल्यू बतानी। हमें dV/V ये क्या कहलाएगा, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पता है ये P/बीटा है, और फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस निकालना है, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा स्फेयर का r³ के। यहां से dV/V को लिख सकते हैं 3 टाइम्स dr/r। तो dr/r लिख देंगे इसको 3 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स dr/r इक्वल टू P/बीटा। यहां से dr/r की वैल्यू आ जाएगी P/3 बीटा, और इसी को हम कहेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। तो यही आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा थर्ड वाला P/3 बीटा, है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हैं सारे। अगला क्वेश्चन है ए स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन ए लॉन्ग कॉलम ऑफ ए हाईली विस्कस लिक्विड। एक विस्कस लिक्विड में बॉल को ड्रॉप किया गया, टर्मिनल वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है। द कर्व इन द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ बॉल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कह रहे हैं बॉल की स्पीड कैसे बदलेगी, बिल्कुल डायरेक्ट है। शुरू में जब बॉल गिरती है तो इस पे नीचे की तरफ mg लगता है, ऊपर की तरफ बॉइंट फोर्स लगता है, और साथ में जो विस्कस फोर्स होता है वो लगता है ना। जब इससे इसका एक्सेलरेशन निकाला जाता है, आपको याद होनी चाहिए बात, अब हम डेराइव नहीं कर रहे हैं, तो ये इस फॉर्म में आता है सम कांस्टेंट माइनस सम दूसरा कांस्टेंट इनटू v। अल्फा और बीटा यहाँ कांस्टेंट है, a इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा v फॉर्म में आता है। जब भी किसी का एक्सेलरेशन इस तरह से आएगा तो शुरू में जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो हम कहेंगे वेलोसिटी शुरू में बढ़ती जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। फिर कभी न कभी एक्सेलरेशन घट के 0 हो जाए। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते थे टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। जब इसका एक्सेलरेशन निकालोगे तीनों फोर्स लेकर इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको अलग से भी याद रखो ये वाला पार्ट। तो अब यहां पर क्या होगा, शुरू में वेलोसिटी बढ़ेगी फिर बाद में कांस्टेंट हो जाएगी। और ऐसा किस ग्राफ में हो रहा है, बी वाले में। शुरू में वेलोसिटी बढ़ रही है और फिर आगे चलकर कांस्टेंट हो गई, ये बी ग्राफ में ऐसा हो रहा है। तो बी सही ऑप्शन होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। ए स्फेरिकल प्लैनेट हैज मास mp। प्लैनेट का मास mp है एंड डायमीटर dp है। डायमीटर dp होगा तो रेडियस जो होगी वो dp/2 हो जाएगी। पार्टिकल ऑफ मास m इज फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ प्लैनेट। सरफेस के पास में एक पार्टिकल है, इसका एक्सेलरेशन बताना है g। हमें मालूम है सीधे सीधे सरफेस पे g होता है gm/r²। तो m की जगह mp आ जाएगा और r की जगह dp/2 करेंगे तो dp²/4। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4gm/dp²। तो सही आंसर होगा 4gm/dp², यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। कंसीडर ए रेन ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 2 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 0.5 किलोमीटर। इट हिट्स द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। जी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 10 है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क सीधे होगा mg पर। नीचे गिर रही है बॉल तो mg भी नीचे लगेगा, mg भी नीचे लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, mg भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। तो वर्क डन हो जाएगा mg इंटू डिस्प्लेसमेंट।
मास 2 ग्राम दिया है तो 2 इंटू 10⁻³ हो गया। जी 10 दिया है और हाइट गिर रहा है 0.5 किलोमीटर, तो ये 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। 2 इंटू 0.5 करेंगे 1 हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। ये 10⁻⁴ - 3 तो 10 आ जाएगा। तो जी का यानी ग्रेविटी का वर्क 10 जूल आ गया। 10 जूल एक ही ऑप्शन में दिया है, तो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अच्छा मान लो कहते नहीं रेजिस्टेंस फोर्स का वर्क सॉल्व करके दिखाओ, तुम्हें आना चाहिए, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते। W ग्रेविटेशनल प्लस W रेजिस्टेंस, और कोई फोर्स तो है नहीं, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्पीड तुम्हें दी हुई है बाद में कि 20 मीटर पर सेकेंड से गिरता है, इनिशियली ड्रॉप किया गया था तो इनिशियल स्पीड 0 थी। ग्रेविटी का वर्क तुम निकाल चुके हो 10 जूल है, रेजिस्टेंस का वर्क तुम्हें निकालना है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल 0 है, ड्रॉप किया गया, फाइनल को हाफ mv² लिखोगे, v 20 मीटर पर सेकंड दिया, सॉल्व करोगे रेजिस्टेंस फोर्स का वर्क आ जाएगा। यहाँ जरूरत नहीं करने की, क्योंकि पहला ऑप्शन 10 जूल आया और वो एक ही ऑप्शन में दिया है ना। आगे बढ़ते हैं, मैच करते जाइए आप लोग। दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, कौन सा, ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। पहला दिया द परमेबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, गलत है। मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा परमेबिलिटी उतनी कम होगी। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है जो H अप्लाई करते हैं, B इक्वल टू म्यू H, तो म्यू B/H होता है, या जो H अप्लाई करते हैं, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई करते हैं, तो उस पर कह रहे हैं डिपेंड करती है कि नहीं, तो ये इंडिपेंडेंट होती है, स्टेटमेंट गलत है, तो ए गलत हो गया। ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ये तो पता ही है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फिर एक क्यूरी टेम्परेचर आ जाता है, क्यूरी टेम्परेचर के बाद ये पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी कम होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसकी ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक के बराबर हो जाती है, उसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। तो ये सही है, तो ए इनकरेक्ट है, आर करेक्ट है, तो सही ऑप्शन होगा फोर्थ वाला, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ इतने एंड ब्रेथ इतने आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ दी है 51.8 और चौड़ाई दी है 27। आंसर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, हमें मालूम है जब दो नंबर मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो प्रोडक्ट रूल जो होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, आंसर में उतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए जिसमें जितने उसमें हैं जिसमें सबसे कम है। जिस रीडिंग में सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, आंसर में उतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो आंसर में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट आने चाहिए, और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट वाला एक ही आंसर है, थर्ड वाला 14 इंटू 10⁻², है ना। चेक करते जाइए, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 14 इंटू 10⁻²। During an adiabatic process, the pressure of a gas is found to be proportional to 4th power of its temperature. प्रेशर टेम्परेचर के पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, तो इसको इधर ले आएंगे, Pt टू द पावर -4 इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। T की पावर में जो लिखा है ये क्या बन जाएगा, गामा, इससे कंपेयर कर दो। जो P और T का रिलेशन होता है वो हमने पढ़ा है, गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये रिलेशन होता है। यहां से कंपेयर करें तो गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू -4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, गामा इक्वल टू -4 प्लस 4 गामा, तो 3 गामा इक्वल टू 4, तो गामा सिंपली आ जाएगा 4/3, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मामूली सा कैलकुलेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है इस बार। A projectile is fired from the surface of earth with a velocity of 6 meter per second at an angle theta with the horizontal. एक प्रोजेक्टाइल को अर्थ के सरफेस से फायर किया गया है 6 मीटर पर सेकेंड से थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल से। Another projectile fired from another planet with a velocity of 3 meter per second at the same angle, वो भी उसी एंगल पे फायर किया गया है। फॉलोज ए ट्रेजेक्ट्री विच इज आइडेंटिकल, सेम ट्रेजेक्ट्री पर को फॉलो करता है, मतलब सेम पाथ को फॉलो करता है, सेम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है दोनों की, है ना। तो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
ऑन द प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। देखो दोनों का ट्रेजेक्ट्री सेम दिया, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन याद करो क्या होता था, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ये ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन होता था। कह रहे हैं दोनों के लिए ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन सेम है, तो ये अगर यहां से देखो तो ये हिस्सा तो वैसे भी सेम होगा, सेम एंगल पे फेंका गया है, एक्स तो कोऑर्डिनेट है सेम ही होगा, हाफ दोनों में सेम होगा, एक्स दोनों में सेम होगा, ये दोनों में सेम होगा, यानी अलग अलग क्या है, स्पीड अलग अलग है और जी अलग अलग। अगर दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सेम आना है, अगर हम कह रहे हैं दोनों का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सेम होना है, जो अर्थ पे फेंका गया है और जो किसी प्लैनेट पे फेंका गया है, दोनों का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सेम होना है, तो दोनों का इक्वेशन सेम कब हो जाएगा, ये चीजें जो सर्किल में है वो ऑलरेडी सेम है, केवल ये सेम होना चाहिए। तो मतलब G1 बाई जी बाई यू स्क्वायर सेम होना चाहिए दोनों का, यानी अर्थ का जी अपॉन अर्थ का यू स्क्वायर इक्वल टू प्लैनेट का जी अपॉन प्लैनेट का यू स्क्वायर। अर्थ पे जी ही है 10 और अर्थ पे जो स्पीड दी गई है वो 6 मीटर पर सेकेंड है, अर्थ पर इसको 6 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, तो अर्थ पे स्पीड 6 हो गई तो 6 स्क्वायर। दूसरे प्लैनेट का जी निकालना है और वहां स्पीड जो गिवन है वो दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड, दूसरे प्लैनेट पे इसको 3 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, तो वहां स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, तो यहां 3 स्क्वायर हो जाए। अब सॉल्व कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 36 जीपी इक्वल टू 90, तो जीपी आ जाएगा 90 बाई 36, यानी 5/2, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सही आंसर होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the maximum number of possible spectral lines if electron is nth excited state of hydrogen atom? अब इसमें कह रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉन किसी हाइड्रोजन एटम के थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये 1 2 3 4, तो ये ग्राउंड लेवल, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन, इस तरह होता है। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 4 में इलेक्ट्रॉन है। पूछ रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस। अब देखो स्पेक्ट्रल लाइंस के विषय में बताया है आपको हमने, स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब होता है कि जैसे फोर्थ ऑर्बिट में है, तो एक क्वेश्चन ये होता है कि आपके पास एक ही एटम है, तो उसमें बताओ मैक्सिमम लाइंस कितनी मिल सकती हैं। और एक क्वेश्चन होगा कि आपके पास बहुत सारे लाखों करोड़ों एटम्स हैं और सब में इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है, फिर उसके बाद वो डी एक्साइट करता है, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी मिलेगी, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, एक वो होता है और एक ये होता है कि एक एटम में कितनी मिलेगी। तो इसमें देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर। अब ये मैक्सिमम का मतलब क्या है, कह रहे मैक्सिमम कितनी लाइनें मिल सकती है, तो इसका मतलब यहां एक एटम की बात हो रही है, और एक एटम में बताओ इलेक्ट्रॉन एक ही रास्ते से तो नीचे आएगा, डायरेक्टली 4 से 1 आ सकता है या 4 से 2 4 से 1 और मतलब 4 से, ये नाम इनका ऐसा रख लेते हैं, ये 4 है, ये 3 है, 2 है, 1 है, 4 से 3 आ जाए, मतलब सबसे ज्यादा लाइंस कब मिलेंगे, जब 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 आए। हम क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही। वो जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो nn-1/2, वो किस चीज का फॉर्मूला होता है, वो किसी एक एटम में स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला नहीं होता, वो जब तुम्हारे पास बहुत सारे एटम्स हैं और टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला लिखना है, तब वो फॉर्मूला काम करेगा कि टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिल सकती है ना। यहां पर लैंग्वेज में मैक्सिमम वर्ड यूज किया गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बताओ इफ इलेक्ट्रॉन इज इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के तीसरी, यानी एक एटम है उसमें तीसरे एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, यानी n इक्वल टू 4 में इलेक्ट्रॉन है। पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी मिलेंगी। तो मैक्सिमम का मतलब है किसी में ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट 4 से 1 में आ जाएगा, किसी में ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन 4 से 3, 3 से 1 आएगा, किसी में ऐसा होगा इलेक्ट्रॉन 4 से
2 और 2 से 1 आएगा और किसी में ऐसा होगा। तो अगर आपसे पूछें कि हम एक इंडिविजुअल एटम को देख रहे हैं तो बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी मिल सकती हैं। तो अगर एक एटम को देख रहे हैं तो मैक्सिमम लाइंस 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, यानी 3 लाइंस मिल सकती मैक्सिमम लाइंस। हाँ, अगर टोटल जैसे कहते हैं बहुत सारे एटम हैं और जितने एटम है सब में मिलाकर टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस बताइए, तो फॉर्मूला होता है Nn-1/2। तो आंसर 6 आता, यहां 3 आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। एक मेटल सरफेस पे एक जो वो है रेडिएशन फॉल करता है, तो पहले कह रहे हैं जब मेटल सरफेस पे रेडिएशन फॉल करता है तो इंटेंसिटी में और पोटेंशियल में ग्राफ बनाया गया, तो ऐसा ग्राफ आया। अब कह रहे हैं 2 रेडिएशन यूज किए गए, एक्सपेरिमेंट वेर रिपीटेड विद लाइट ऑफ ट्वाइस द इंटेंसिटी। एक और रेडिएशन गिराया गया जिसकी इंटेंसिटी पहले के ट्वाइस थी, दुगनी थी, डबल इंटेंसिटी थी, दुगनी इंटेंसिटी वाला रेडिएशन लिया गया, बट द सेम वेवलेंथ, वेवलेंथ सेम थी। अब हमें पता है जो सैचुरेशन फोटो करंट होती है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, तो जब इंटेंसिटी डबल हो जाएगी तो फोटो करंट भी डबल हो जाएगी, यानी उसका ग्राफ ऊंचाई बढ़ जाएगी ग्राफ की। और जहां ग्राफ एक्स ये सैचुरेटेड फोटो करंट को डिनोट करता है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिनोट करता है, जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिनोट करता है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पर। फोटो करंट डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है इंटेंसिटी पर। तो जब हम इंटेंसिटी डबल कर देंगे तो इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, यानी वो ग्राफ होगा जिसमें ऊंचाई बढ़ी हो, ऊंचाई सब में बढ़ी है, तीसरा नहीं हो सकता, बाकी सब में बढ़ी हुई है। फिर वो कह रहे हैं हमने वेवलेंथ सेम रखी, वेवलेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, और सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो जब वेवलेंथ सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। तो ऐसा ग्राफ होगा जिसमें ये पॉइंट कॉमन होगा और इसमें एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो उसके हिसाब से सेकेंड ग्राफ मैच करेगा। इसकी इंटेंसिटी 2i होगी, इसकी इंटेंसिटी i होगी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम है, तो दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तो वेवलेंथ दोनों का सेम होगा, वेवलेंथ इसकी भी लैम्डा और इसकी भी लैम्डा। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर दिस। 0 टाइम पर कोऑर्डिनेट ये थे, 2 सेकंड पे बदल गए, 5 सेकंड पे बदल गए। एवरेज वेलोसिटी बतानी है 0 से 5 सेकंड की। वेक्टर फॉर्म में आंसर है तो हम कैलकुलेशन में वेक्टर फॉर्म में करेंगे। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जब कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट में तुम्हें मालूम है पार्टिकल जहां से चलना शुरू करेगा और जहां पहुंचेगा। इनिशियल फाइनल से मतलब होता बीच में कहां से गया मतलब ही नहीं। तो इनिशियल शुरू करता है 3,3 से, तो शुरू किया उसने 3,3 से, और 5 सेकेंड बाद पहुंच गया 14,14 पे, पहुंच गया 14,14 पे यहां। तो जो उसका चाहे जिस रास्ते से गया हो डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट मिला देते हैं, यही होता है, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा। और यहां 0 सेकेंड पे था और यहां पहुंचा है 5 सेकेंड पे, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा। डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे हेड के कोऑर्डिनेट्स माइनस टेल के कोऑर्डिनेट्स, तो हेड माइनस टेल करो तो 14 माइनस 3 11i कैप, 14 माइनस 3 11j कैप, और टाइम लगा है 5 सेकेंड का, यही आंसर हो जाएगा। तो 11i प्लस 11j डिवाइडेड बाई 5, 11 कॉमन ले लिया जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड फोटोन हैव सेम एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, फोटोन है जिसकी एनर्जी दोनों की सेम है। पूछ रहे हैं दोनों के डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बताइए। सिंपल है, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है h अपॉन √2me, ई इसकी काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी कह लो जो भी। फोटोन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है hc/e, दोनों का रेशियो बताना है, डिवाइड कर दो। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा फोटोन करेंगे तो h तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा √e, ऊपर चला जाएगा तो √e कैंसिल होगा, तो ये आएगा √e/2m, और साथ में c बच जाए, तो सही आंसर आएगा फर्स्ट वाला 1/c √e/2m, है ना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट से ज्यादा होती है और डायरेक्शन पी से एन की तरफ। फॉरवर्ड बायसिंग में डिफ्यूजन करंट इज मच मच ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी कैरियर्स की और डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी कैरियर्स की, और करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, पी से एन। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। टू आइडेंटिकल बॉल्स मूविंग विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ये 6 मीटर पर सेकेंड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, आइडेंटिकल है तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, कोलाइड कर जाती है और आफ्टर कोलिजन कह रहे हैं हर बॉल की वेलोसिटी बताओ, ई की वैल्यू 1/3 दी, तो आफ्टर कोलिजन ये बॉल का स्थिति हो गई ई 1/3। अब देखो शुरू में मोमेंटम का किसी भी कोलिजन के सवाल में दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी जो अप्लाई करते हैं। जब कुछ कहा नहीं गया तो कोलिजन हेड ऑन मानेंगे। हेड ऑन कोलिजन में बस दो ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से देखो तो शुरू में इसका मोमेंटम जितना प्लस में होगा 6m mv 6m, इसका उतना माइनस में होगा -mv 0। तो शुरू में टोटल मोमेंटम 0 है तो बाद में भी 0 होगा, यानी बाद में भी बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। इसका मतलब एक अगर लौट आएगी तो दूसरी आगे जाएगी, ये होगा। अच्छा, मोमेंटम 0 होना है तो यहां से पता चला बाद में भी वेलोसिटी सेम होंगी, यानी पहले 6 थी तो बाद में 6 और 6 नहीं रहेंगी, लेकिन v डैश जो भी रहेंगी वो वैल्यू आपस में सेम हो। ये पता चल गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लगा दो। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन क्या कहता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जस्ट आफ्टर कोलिजन इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जस्ट बिफोर कोलिजन। जस्ट आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है वो ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की होती है जस्ट बिफोर कोलिजन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रिलेटिव वेलोसिटी होती है, बड़े वाले की वेलोसिटी छोटे वाले के रिस्पेक्ट में। यहां बड़ा छोटा सेम है दोनों, तो v डैश प्लस v डैश ये 2v डैश आ जाएगा। ई आपको 1/3 दिया है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी 6 + 6 यानी 12, तो 2v डैश इक्वल टू 4 आएगा, तो v डैश आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। यानी जस्ट आफ्टर कोलिजन एक बॉडी अगर 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जाएगी तो दूसरी बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड से पीछे आएगी, यानी सही ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, है ना। चेक करते जाइए। द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी इतने। अब मोमेंटम का फॉर्मूला सीधे सीधे होता है P = E/c। एनर्जी दी है 3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 3 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। जूल में बदलेंगे तो इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 ये जूल आ गया। और C होता है 3 × 10⁸। SI सिस्टम में है तो आंसर भी SI में आएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.6, ये -19 -8 -27 + 30 -24 आ जाएगा kg × मीटर पर सेकेंड। तो ये आएगा 1.6 × 10⁻⁻24। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ना। आगे बढ़ते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म इज √2। तो बना लेते हैं डायग्राम। एक इक्विलेटरल प्रिज्म है ये, और जब इक्विलेटरल है तो इसके सारे एंगल 60-60 होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है तो म्यू आपको √2 गिवन है। द एंगल ऑफ इमरजेंस अंडर मिनिमम डिविएशन पोजीशन। जब मिनिमम डिविएशन होता है तो हमें मालूम है I और E इक्वल होते हैं, तो मिनिमम डिविएशन के केस में फॉर, कलर बदल लेते हैं, फॉर मिनिमम डिविएशन के लिए हमें पता है I = E होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं दोनों सरफेसेस पे ये भी इक्वल होते हैं, और ये प्रिज्म एंगल का आधा होते हैं। यहां प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है, ये प्रिज्म एंगल बन जाएगा, तो R1 R2 60/2 यानी 30 डिग्री हो जाएगी। तो अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में।
रे आई ऐसे करके, यहां आपने नॉर्मल बनाया, रे ऐसे गई, यहां नॉर्मल बनाया, इधर से निकल गई रे। आपसे कह रहे हैं एंगल ऑफ इमरजेंस बताओ मिनिमम कंडीशन में, तो मिनिमम डिविएशन कंडीशन में ई और आई बराबर होते हैं, यानी आई सॉल्व करना। ये एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, ये R1 होता है, ये भी 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा। हमें बताया R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A/2, म्यू रूट 2 दिया है, स्नेल्स लॉ लगा दो। तो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, जब भी रिफ्रैक्शन हो, कुछ भी अननोन हो, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ लगा दीजिए पॉइंट P पर। स्नेल्स लॉ कहता है μ1 इंटू साइन थीटा, वन बाहर मीडियम एयर है तो 1 इंटू साइन आई, और अंदर मीडियम √2 है तो √2 इंटू साइन 30। यहां से साइन आई सॉल्व हो जाए, साइन आई की वैल्यू आ जाएगी यहां से √2 और साइन 30 1/2, यानी ये 1/√2 आ गया। साइन आई 1/√2 है तो आई आ जाएगा 45 डिग्री। तो सही आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है ना। आगे बढ़ते हैं। द प्लॉट गिवन इज ऑफ द एवरेज पावर डिराइव्ड डिलीवर टू एन LRC सर्किट, ठीक है ना। LCR सर्किट में एवरेज पावर में और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनाया गया है। क्वालिटी फैक्टर पूछ रहे हैं। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी बैंड विड्थ, ये होती रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी बैंड विड्थ का रेशियो, उसको कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होती है, पावर मैक्सिमम होती है, जेड मिनिमम होता है, वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यहां देखो पावर मैक्सिमम किस फ्रीक्वेंसी पर है, 6 पे, तो 6 हो गई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये कहेंगे सर ये तो किलो हर्ट्ज में, ये तो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रखते हैं, तो वो तो एक ही बात होगी ना। 2πn करोगे 2π कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा को 2πn रखोगे, ऊपर नीचे 2π कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। यूनिट किलो हर्ट्ज में तो क्या फर्क पड़ता है, ऊपर भी किलो हर्ट्ज नीचे भी किलो हर्ट्ज, तो किलो हर्ट्ज यूनिट भी कैंसिल हो जाएगी। अच्छा ओमेगा 2 ओमेगा 1 क्या होते हैं, तो ये ओमेगा 2 ओमेगा 1 होते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का क्या मतलब है, जिन फ्रीक्वेंसीज पे पावर आधी होती है, जिन फ्रीक्वेंसीज पे पावर मैक्सिमम पावर के आधी हो जाती है, उनको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मैक्सिमम पावर 1 दी है डायग्राम में, और इसकी आधी पावर है 0.5, और जब पावर 0.5 है तो एक बार फ्रीक्वेंसी 4 है और एक बार 9 है, यानी ये 4 बन जाएगा ओमेगा 1, तो 9 बन जाएगा ओमेगा 2। मैक्सिमम से आधी पावर जो फ्रीक्वेंसी पर होगी उनको हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। दो फ्रीक्वेंसीज पे ऐसा होगा, एक 4 और एक 9, तो ओमेगा 2 9 हो गया, ओमेगा 1 4 हो गया, तो ये आ जाएगा 6/5 यानी 1.2। क्वालिटी फैक्टर यूनिटलेस क्वांटिटी है, आंसर हो जाएगा 1.2, है ना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। A solenoid has turn density of 5000 टर्न पर मीटर, ये n की वैल्यू हो गई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको 10 इंटू 10 की पावर -4 कर दिया, तो ये 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया। करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन इट, तो I हो गया 1 एम्पियर। एंड इनसाइड मटेरियल हैज रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ 1000, यानी ये म्यूआर की वैल्यू हो गई। एनर्जी पर यूनिट लेंथ बताइए सोलेनॉइड की, एनर्जी पर यूनिट लेंथ ये बता दीजिए, ये क्वेश्चन है, सिंपल है। देखो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है हाफ Li²। सोलेनॉइड एक इंडक्टर कॉइल की तरह है, हाफ Li²। आप एनर्जी डेंसिटी लेकर भी निकाल सकते हो, हाफ B²/μ0 एनर्जी डेंसिटी होगी, उससे लेकर भी निकाल सकते हो। हाफ Li² एनर्जी हो गई, है ना। अब L जो होता है वो क्या होता है, तो L आपने पढ़ा है सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस होता है μ0 n²V, V इसका वॉल्यूम है, ये एनर्जी हो गई। एनर्जी पर यूनिट लेंथ चाहिए तो उसको लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो हाफ μ0 n²V बाई लेंथ इंटू आई। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो V बाई एल सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, एरिया के। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ, तो वॉल्यूम अपॉन लेंथ किसके बराबर होगा, एरिया के। तो ये पूरी चीज बन जाएगी एरिया, इसको अलग कलर से बना देते हैं, ये पूरा चीज बन जाएगी एरिया, है ना। तो ये एरिया बन गया। तो U बाई एल का फॉर्मूला आ गया सीधा सीधा हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू आई। अब सबकी वैल्यू रखनी है केवल। म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन दिया है 5000, इसको 5 इंटू 10⁻³ लिख लेंगे। स्क्वायर है तो ये 25 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा। एरिया दिया है 10⁻⁻³ ये लिखा हम लोगों ने, और करंट दी है आपको 1 एम्पियर। अब गुणा भाग करना है, सॉल्व करेंगे ये, तो देखो ये 25 इंटू 4 100 हो जाएगा, ये पाई बाई 2 बचेगा 3.14/2, ये 100 आ गया, 10⁻⁻5 हुआ, -8 हुआ इंटू 6 तो -2 आया। तो ये 4 जो है ये 25 इंटू 4 100 होगा, 10⁻2 करेंगे तो ये 10⁻⁻5 आएगा, ये -8 होगा, +6 और -8 तो -2 आएगा। अब 3.14 इंटू 10⁻⁻2 जूल में आंसर आ रहा, कोई यूनिट तो गड़बड़ नहीं हो रही। अच्छा रिलेटिव परमेबिलिटी लेना भूल गए, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर ये भी तो दिया हुआ है, तो इंटू 10⁻³ और होगा। म्यू आर भी तो है ना, तो जब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ के लगा देते हैं, वैसे यहाँ म्यू नॉट के साथ म्यू आर लगा देंगे। तो म्यू आर की वैल्यू 10⁻³ दी हुई। तो अब सॉल्व करेंगे तो 3.14/2 करेंगे तो ये 1.57 आएगा इंटू 10, यानी 15.7 जूल पर मीटर आंसर आ जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U 0 होता है, साथ में जब डेल्टा U 0 होगा तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W। तो A का 3 और 4, इसमें 2 और 3 दिया है तो ये नहीं होगा, इसमें 1 और 2 दिया है ये नहीं, A का होगा 3 और 4, दो ऑप्शन ऐसे हैं, B का 1 B का 2, B चेक कर लेते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा Q 0 होगा तो B का 2 हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन में B का 1 दिया है तो ये नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो 33rd का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ना। A series combination of N1 capacitors, each of value C1 is charged by a source of potential difference 1 volt। सीरीज में अगर N1 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, जरा सोचो अगर सीरीज में N1 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C/N1। तो C1/N1 इनका इक्विवेलेंट हो गया C1/N1, और इसको चार्ज किया गया है 1 वोल्ट से, 1 वोल्ट से। फिर कह रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन N2 कैपेसिटर्स का लिया गया, N2 कैपेसिटर्स को पैरेलल में लेंगे, सबको जोड़ेंगे तो जुड़ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इक्विवेलेंट निकालने। सबका कैपेसिटेंस C2 है तो ये N2C2 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा क्या लिख रहे हैं भाई, जैसे आपसे कहते हैं C2 वाले 2 हैं तो C2 + C2 2C2 हो जाता है पैरेलल में, 3 है तो 3C2, N2 है तो N2C2, और इन पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है। क्वेश्चन का समझो मतलब क्या है, C1 कैपेसिटर्स हैं आपके पास, N1 कैपेसिटर्स हैं जिनका कैपेसिटेंस C1, इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया और इसमें 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई। C2 कैपेसिटेंस वाले N2 कैपेसिटर्स हैं, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया और इसमें 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई। तो जो C1 वाले N1 कैपेसिटर्स हैं सीरीज में लगाए गए, सीरीज में आप जानते हो अगर सारे कैपेसिटेंस इक्वल हो तो इक्विवेलेंट हो जाता है C/N, तो ये C1/N1 हो गया, इसमें बैटरी लगाई गई 1 वोल्ट की। C2 वाले N2 कैपेसिटर्स हैं पैरेलल में कनेक्ट किए गए, पैरेलल में हमें मालूम है कैपेसिटेंस डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, तो ये N2C2 हो जाएंगे, इसमें 2 वोल्ट की बैटरी लगाई गई। कह रहे हैं इट हैज
ट्वाइस द एनर्जी स्टोर्ड इन इट एज कंपेयर टू द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। सेकेंड वाले केस में जो एनर्जी स्टोर्ड है ये फर्स्ट वाले के 2 गुना एनर्जी स्टोर्ड है। तो पूछ रहे हैं C2 और C1 की वैल्यू बता दो, मतलब C2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ C1 बता दो। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर होता है, तो सेकेंड वाले कंडीशन में होगा हाफ C है C2N2 इंटू V स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 2 टाइम्स उसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी हाफ CV स्क्वायर में C की वैल्यू है C1/N1 और V है 1 तो 1 का स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2C2N2 इक्वल टू आ गया C1/N1। तो C2 सॉल्व करेंगे तो यह आएगा C1/2N1N2। तो आंसर होगा C1/2N1N2 यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है ना। आगे बढ़ते हैं। A mass M is vertically suspended from a spring of negligible mass। एक स्प्रिंग है जिसमें से एक नेग्लिजिबल मास की स्प्रिंग है, उससे एक मास M को लटकाया गया है। द सिस्टम ऑसिलेट्स विद ए फ्रीक्वेंसी F। तो अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है वो होती है 1/2√K/M ये होती है। नाउ स्प्रिंग इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ये कई बार सीख चुके हैं हम लोग कि जब एक स्प्रिंग को 3 इक्वल पार्ट्स में कट करते हो इक्वल पार्ट्स, तो अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था तो इन तीनों का 3K हो जाएगा। इक्वल पार्ट्स हैं तब, यहां लिखा 3 इक्वल पार्ट्स तो 3K हो जाएगा। अब कह रहे हैं दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो अब इनको पैरेलल में लगा दिया गया। तो अब ये तीनों पार्ट पैरेलल में लगा दिए गए, तो ये भी 3K है, ये भी 3K है और ये भी 3K पैरेलल में लगा दिए गए। इनसे एक 4m मास को लटकाया गया, तो यहां जो लटकाया गया वो मास 4m है। द न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, कह रहे हैं अब बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगी। तो सिंपल है, अब जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी न्यू फ्रीक्वेंसी वो होगी f' इक्वल टू 1/2π√K/M में K हो जाएगा 9K। पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट डायरेक्टली जोड़ दिए जाते हैं, कैपेसिटर की तरह जुड़ती है स्प्रिंग, तो 3K 9K हो जाएगा बाई 4m। ये 3/2 बस 9 का √3 आ जाएगा, 4 का √2 आ जाएगा, तो 3/2 इंटू 1/2π√K/M। 3/2 1.5 हो जाएगा और 1/2√K/M F हो जाएगा पुरानी फ्रीक्वेंसी, ये F था 1/2π√K/M, वहां F लिख दिया। तो नई फ्रीक्वेंसी पुरानी फ्रीक्वेंसी के 1.5 टाइम्स हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है ना। मैक्सवेल्स मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, इसमें कुछ बताना है नहीं, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। μ0 B.dl इक्वल टू μ0 कंडक्शन करंट प्लस जो दूसरी वाली करंट होती है अंदर वाली डिस्प्लेसमेंट करंट, वो दोनों को जोड़ देते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट करंट लिखी है, ये कंडक्शन करंट लिखी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विजिटिंग ए ज्वेलरी स्टोर वन इवनिंग यू होल्ड ए डायमंड अप टू द लाइट ऑफ a sodium vapor street lamp. The heated sodium vapor emits yellow light with frequency, लाइट की फ्रीक्वेंसी ये दे दी गई। फाइंड वेव स्पीड एंड वेवलेंथ इन डायमंड। एप्सिलॉन आर इतना दिया है, म्यू आर इतना दिया। कह रहे हैं स्पीड बता दो, वेवलेंथ बता दो। वेव की स्पीड का फॉर्मूला सीधे जानते हो, अगर म्यू आर एप्सिलॉन आर पता है तो किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होती है v इक्वल टू C बाई √μ r एप्सिलॉन आर, ये होता है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो C कितना है बताओ, 3 × 10⁸ ये होता है। और म्यू आर आपको दिया हुआ है 5.84, एप्सिलॉन आर आपको 1 दिया हो, सॉरी म्यू आर 1 दिया, एप्सिलॉन आर 1.5 5.84 दिया। ये करोगे तो 5.84 का जो रूट लोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 2.5 6.25 हो जाएगा, ये 2.4 के आसपास आएगा।
अब यहाँ कैलकुलेशन में ध्यान देना पड़ेगा, ये 2.4 आएगा और 3/2.4 को 30/24 लिख सकते हो। 30/24 को 15/12 लिख सकते हो। अब 15/12 करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.24 के आसपास, तो 1.24 आएगा। तो स्पीड तो इतनी आ गई। अच्छा, वेवलेंथ निकालनी है तो लैम्डा इक्वल टू वी बाई न्यू हो जाए। वी को फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर, वी आ गई है 1.24 इंटू 10⁸ और फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दी है 5.09 इंटू 10⁻14। ये कर लो तो ये आ जाएगा, सॉल्व होकर 244 के आसपास आएगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ये इंटू है बीच में लगा हुआ, है ना, तो 244 के आसपास आ जाएगा। कैलकुलेशन है, गुणा भाग कर लेना, ठीक है ना। 37 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्मॉल पीस म्यूआर पीस ऑफ मेटल ऑफ वॉल्यूम इतने हैज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द मेटल। मैग्नेटिक एनर्जी यू निकालना है, वो होगी एनर्जी डेंसिटी हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये होगी, इनटू वॉल्यूम। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है 4 टेस्ला, स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और वॉल्यूम आपको दिया है 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको 10 इंटू 10⁻⁻6 कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये 8 से 2 कटेगा तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे पाई बचेगा। 10⁻⁻5 और ऊपर +7 जाएगा तो 10⁻2 बचेगा। तो 200 पाई, पाई है 22/7, थोड़ा भाग करना है, पाई की वैल्यू 22/7 रख दी। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 700/11। और अच्छा, इसका वो भी दिया है, म्यूआर भी दिया है 40, तो म्यूआर भी लेना पड़ेगा, इनटू म्यूआर। म्यूआर भूल जाता, सॉरी अपॉन में आएगा म्यूआर। म्यूआर 40 तो अपॉन में 40 भी होगा, 0 0 कटेगा तो ये आएगा 35/22, 5/3, 1.6 के आसपास आएगा, 1.59, है ना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाए। म्यूआर देखो दोनों क्वेश्चन में हमसे छूट गया था, इसको ध्यान रखना, आप लोगों से भी गलती हो सकती है क्योंकि म्यूआर की आदत होती नहीं जनरली हम लोगों को। म्यूआर लेना जरूरी, म्यूआर को हाईलाइट कर लिया करो जब दिया हो तो, है ना। अगला क्वेश्चन है, स्लैब ऑफ स्टोन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मीटर स्क्वायर एंड थिकनेस 0.2 मीटर is exposed on the lower surface of steam at 100 degree Celsius. A block of ice at 0 degree Celsius rests on the upper surface of the slab. In 1 hour, 3.6 kg of ice is melted. The thermal conductivity of slab. Latent heat of fusion दी हुई। क्वेश्चन समझो क्या है। ये एक स्लैब है, इसके ऊपर यहां आइस है, नीचे स्टीम है। स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे है, आइस जाहिर सी बात 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी, दिया हुआ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 है, थिकनेस 0.2 है, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये चीज, ये एरिया 2 मीटर स्क्वायर दिया हुआ और थिकनेस 0.2 मीटर दी, एल की वैल्यू 0.2 मीटर दी, डी की वैल्यू मान लो, डी कह देते हैं इसको। ये सब हो गया। और क्या दिया है, 1 आवर 3.56 kg ऑफ आइस इज मेल्टेड, तो टाइम दिया है 1 आवर और इस 1 घंटे के टाइम में आइस का जो मास मेल्ट होता है वो 3.6 kg। साथ में आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दी हुई, वैसे तो हमें याद है 80 कैलोरी पर ग्राम, लेकिन उसको केजी में कन्वर्ट करें तो हम लोगों को दे दी गई डायरेक्ट 3.36 इंटू 10⁵।
तो L दिया है 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। अब इसमें पूछ रहे हैं, बताओ निकालना क्या है क्वेश्चन में, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्लैब, स्लैब की थर्मल कंडक्टिविटी यानी के बताना है, इसका के क्या होगा वो बताना है। तो अब देखो होगा क्या, यहां से हीट जाएगी इस तरह से, यहां से हीट जाएगी इस तरफ को, तो इस हीट से आइस मेल्ट करेगी और इक्वेशन क्या बनेगी, तो हम कहेंगे हीट फ्लोन इन टाइम टी, जितनी हीट टी टाइम में फ्लो होगी इक्वल टू हीट यूज्ड इन मेल्टिंग आइस, हीट यूज्ड इन मेल्टिंग आइस, जो हीट फ्लो होगी वही हीट आइस को मेल्ट करने में यूज होगी, हीट यूज्ड इन मेल्टिंग आइस। अब हीट कितनी फ्लो हुई है टी टाइम में वो देखते हैं। तो हीट फ्लो का आप जानते हो फॉर्मूला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है के ए θ1 माइनस θ2 बाई एल, ये हीट फ्लोन पर सेकेंड। यहां से यहां हीट में कंडक्शन होगा, कंडक्शन वाले फॉर्मूले से एच का फॉर्मूला कहां से आया होगा, याद करो एच क्या बताया था, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है एल बाई के ऊपर चला जाएगा तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। और ये टी टाइम में, ये तो पर सेकेंड हुआ, तो टी टाइम में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम दिया 1 घंटा, 1 घंटे को सेकेंड में बदलें तो 3600 सेकेंड, ये मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू हीट यूज्ड इन मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस में कितनी हीट यूज होगी ml, हीट जब मेल्ट होती है आइस तो क्या हीट यूज होती है ml, बस वैल्यू रख दो। तो k निकालना है, एरिया दिया है आपको कितना 2, θ1 100 है, θ2 0, एक तरफ स्टीम है एक तरफ आइस, d 0.2 दिया है इंटू 3600, उधर मास दिया है 3.6 और L दिया है 3.36 इंटू 10⁵, यहां से K निकालना। तो सिंपल है एकदम, ये 0.2 से ये कटेगा तो ये 2 कट जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा, तो K इंटू 10⁵ बचेगा, इंटू 36 को 3.6 इंटू 10⁵ लिख लेते हैं, उधर 3.6 इंटू 3.336 इंटू 10⁵, 3.6 से 3.6 कैंसिल हो गया, 10⁵ बचा, उधर 10⁵ है, कैंसिल करेंगे तो 10k बचेगा, 10k इक्वल टू 3.36, के आ जाएगा 0.336, सीधा आंसर आ गया। तो ऑप्शन हो जाएगा 0.336, ये यूनिट होती है जूल पर मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस, ये आंसर हो जाएगा। A solid cylinder of mass 2 kg is rolling on a horizontal surface with velocity 3 meter per second. It collides with a horizontal spring of force constant इतने, the maximum compression produced in the spring, ये क्वेश्चन है। अब देखो ये स्फेयर रोल करता हुआ जा रहा है तो इसमें v भी होगा और ओमेगा भी होगा, ये जाकर इधर एक स्प्रिंग से टकरा जाता है, यहां स्प्रिंग लगी हुई है, इससे टकरा जाता है, इस स्प्रिंग से टकराता है, जब ये स्प्रिंग से टकराएगा तो उसको कॉम्प्रेस करेगा, कॉम्प्रेस करेगा तो जहां पर स्प्रिंग पूरी तरह से कॉम्प्रेस हो जाएगी वहां इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो जब ये कॉम्प्रेशन होगा तो अगर बाद वाला डायग्राम बनाए तो मान लो स्प्रिंग कॉम्प्रेस होकर इस स्थिति में आ चुकी है और स्फेयर यहां आ गया है, अगर ये मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है तो स्प्रिंग यहां स्फेयर रुक जाएगा, इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, और इस कंडीशन में स्प्रिंग में जो कॉम्प्रेशन होगा ये मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा। ये सिंपल वर्क एनर्जी पावर वाला क्वेश्चन है, बस रोलिंग में दे दिया गया है। तो अगर ये क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर में बनता था तो हम एनर्जी कंजर्वेशन कराते थे, हम कहते थे यहाँ जो स्फेयर की काइनेटिक एनर्जी है वही यहाँ आकर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज हो नहीं रहा है, हाइट सेम रहती है, तो यहाँ स्फेयर की काइनेटिक एनर्जी यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये सिंपल वर्क एनर्जी पावर में क्वेश्चन बनता था ट्रांसलेटरी मोशन में तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² लेते थे, यहाँ रोलिंग मोशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग वाली लेंगे, बस इतना अंतर है।
तो स्टार्टिंग की रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv² n+1। ये फॉर्मूले सारे बताए जा चुके हैं। n क्या होता था, जैसे डिस्क है तो n होगा, फॉर्मूला क्या होता है डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। n जो है ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो बॉडी के शेप पे डिपेंड करता है। क्या होगा, तो जैसे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² होता है, तो उसमें हाफ n हो गया। सॉलिड स्फेयर का 2/5 mr² होता है, तो उसमें n की वैल्यू 2/5 हो गई। हॉलो स्फेयर का 2/3 mr² होता है, तो n की वैल्यू 2/3 हो गई, तो ये n होता है। तो हाफ mv² n+1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ के x max², x max², स्प्रिंग एनर्जी में बदल जाएगा। हाफ और हाफ तो ऐसे ही कैंसिल हो गए, वैल्यू रखेंगे तो m मास दिया है 2 kg, मास दिया है 2 kg, v दिया है 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² होता है, तो इसमें हाफ n हो जाएगा, तो n की वैल्यू 1/2 हो गई। उधर हाफ तो कैंसिल हो गया, k निकालना है और x मैक्स नहीं, k दिया हुआ है और x मैक्स निकालना है, तो k 100 हो गया और x मैक्स निकालना है। अब सॉल्व कर लो, तो ये 3/2 आएगा, 2 कैंसिल, ये 27 आएगा, तो 27 इक्वल टू 100 इंटू एक्स मैक्स², तो x मैक्स आ जाएगा √27/100। 27 को अगर 25 मान लो तो ये 25 का रूट 5 हो जाएगा, 100 को रूट 10, 5/10 यानी लगभग 0.5 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। A particle of mass m is projected with a velocity v equal to kve from the surface of earth. v escape velocity. मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस रीच्ड बाय द पार्टिकल। कह रहे पार्टिकल अर्थ सरफेस से इसको यहां से v स्पीड से फेंका गया है, v escape वेलोसिटी। कह रहे मैक्सिमम हाइट बताओ कहां तक जाएगा, h मैक्स। ये पता है मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं तो फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। वही h मैक्स पूछ रहे हैं कितना हो। अर्थ से फेंका गया है तो हम ये एज्यूम करेंगे g वेरी करेगा, और g वेरी करने की वजह से यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होगी। यहाँ सीधे एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व होगा। यहाँ की टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल और यहाँ की टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लिखेंगे, इक्वल करा देंगे। लिखने की जरूरत है नहीं, वो आप याद कर लो, आपको फॉर्मूला क्लास में बता चुके हैं। मैक्सिमम हाइट जब भी इस तरह का ग्रेविटेशन का सवाल आता है तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है एच मैक्स इक्वल टू v²re अपॉन 2gre माइनस v²। v वो स्पीड है जिस स्पीड से फेंका गया है, re रेडियस ऑफ अर्थ है। यहां फेंका गया है v स्पीड से, तो ये बन जाएगा kv स्पीड से, kv, तो ये बन जाएगा kv का स्क्वायर यानी k² v² re डिवाइडेड बाई 2gre माइनस k² v²। v² की वैल्यू रख देंगे। स्केप स्पीड आप सबको पता है √2gre होती है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 2gre आ जाएगा, तो k² इंटू 2gre इंटू re डिवाइडेड बाई 2gre माइनस k² इंटू 2gre, ये आ जाएगा। 2gre ऊपर नीचे कॉमन है, कैंसिल कर देंगे, तो 2gre यहां भी है, 2gre यहां भी है, 2gre यहां भी है, तो h मैक्स बचेगा, ऊपर आएगा k² re और नीचे आएगा 1 माइनस k²। ये आंसर होगा। तो k² re अपॉन 1 माइनस k², ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आंसर याद कर लो। A particle moves so that its position vector is given by this, where omega is a constant। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन लिखा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू r। कह रहे हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालते हैं। वेलोसिटी होगी dr/dt, ये करेंगे तो ये आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ए होगा dv/dt
और वो आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो ये कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन कह रहे हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। यहां दिख रहा है v और a का डॉट प्रोडक्ट किसी हालत में जीरो नहीं आ सकता है ना। v और a वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर। तो देख लो इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ आएगा प्लस का ओमेगा क्यूब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और यहाँ आएगा माइनस का ओमेगा क्यूब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो ये velocity and acceleration both are parallel to r, velocity is perpendicular to r and acceleration is directed towards the origin। velocity is perpendicular to r, कह रहे यहां पहला ऑप्शन है velocity acceleration दोनों r के परपेंडिकुलर। r तो r ये दिया है, देखो कहां परपेंडिकुलर, अगर v और r परपेंडिकुलर होंगे तो v और r का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। v और r का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो i वाले को i वाले से, j वाले को j वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आ ही नहीं सकता है ना। v डॉट r देखो v में यहां आ रहा है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, ये कॉस ओमेगा टी है, और यहां आएगा प्लस साइन ओमेगा टी और प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, ये आई कैप जे कैप भी रहेंगे साथ में। तो v और r का डॉट प्रोडक्ट तो जीरो आ रहा है ना। देखो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस इंटू कॉस ओमेगा टी, और ये प्लस का ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, तो v डॉट आर तो जीरो आ रहा है। v डॉट आर जीरो आ रहा है, इसका मतलब v इज परपेंडिकुलर टू r। लेकिन a डॉट आर जीरो नहीं आएगा, a में इधर पहले कॉस है और इसमें भी कॉस, तो इसमें कॉस का स्क्वायर ओमेगा टी आएगा, इसमें साइन है और इसमें साइन, तो इसमें साइन का स्क्वायर ओमेगा टी आएगा, मतलब वो जीरो हो ही नहीं सकते। अच्छा ये आई कैप जे कैप जैसे लिखे थे वैसे रहेंगे, तो ये जीरो नहीं आ सकता, तो a डॉट आर जीरो नहीं, a और r का डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं है, इसका मतलब जिनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है वही परपेंडिकुलर होते हैं। तो v और r तो परपेंडिकुलर है लेकिन a और r परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू r, तो ये तो दिख ही रहा है वेलोसिटी r के परपेंडिकुलर है। तीसरा ऑप्शन है वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r, तो इतना तो सही लिखा हुआ है। एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, एक्सेलरेशन ओरिजिन की तरफ है, तो ये चेक कर लो। एक्सेलरेशन ये आया, अब इसमें माइनस ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में जो लिखा है कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ये आर की वैल्यू हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आ रहा है, और माइनस ओमेगा स्क्वायर आर का मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आर के डायरेक्शन में, लेकिन माइनस साइन ये बता रहा है कि ए आर के उल्टा हो, और आर उल्टा, आर किधर बनाते हैं ओरिजिन से बाहर की तरफ, एक्सेलरेशन आर के उल्टा है मतलब इस तरफ को है, और इस तरफ है मतलब ओरिजिन की तरफ है, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये बात भी सही हो गई। तो थर्ड ऑप्शन में दोनों बातें सही है ना। फोर्थ ऑप्शन है वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, तो इतनी तो बात सही है, लेकिन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये गलत लिखा है। तो केवल थर्ड ऑप्शन में दोनों बातें सही हैं, तो सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। इसका आंसर स्टैंडर्ड है, इसको डिराइव करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, याद होना चाहिए। आर अगर ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी है तो वेलोसिटी हमेशा आर के परपेंडिकुलर आएगी और एक्सेलरेशन हमेशा ओरिजिन की तरफ आएगा, ये स्टैंडर्ड आंसर है, इसको याद रखो। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक हीट 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस एट ए टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस must be mixed with 100 ग्राम ऑफ ए लिक्विड ऑफ दिस मच एट टेम्परेचर 20। दो लिक्विड को मिक्स करना है, एक का मास, एक का स्पेसिफिक हीट, एक का टेम्परेचर दिया है, दूसरे का मास, दूसरे की स्पेसिफिक हीट, दूसरे का टेम्परेचर दिया है। कह रहे हैं दोनों को मिक्स करना, और मिक्सिंग के बाद वो चाहते हैं कि मिक्सचर का टेम्परेचर भी दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है 32 डिग्री सेल्सियस। तो पूछ रहे हैं बताओ पहले का मास क्या होगा। यहाँ एक लिक्विड है, इसका मास नहीं पता लेकिन इसकी स्पेसिफिक हीट पता है, इसका टेम्परेचर पता है। ये दूसरा लिक्विड है, इसका मास भी पता है, स्पेसिफिक हीट भी पता है, टेम्परेचर भी पता है, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया। जो मिक्सचर बना
उस मिक्सचर का टेम्परेचर पता है आपको 32 डिग्री सेल्सियस, तो पूछ रहे हैं बताओ M1 कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ये क्लास में डायरेक्ट पढ़ाया है कि जब दो लिक्विड्स को मिक्स करेंगे सेम स्टेट वाली बॉडीज को, तो मिक्सचर के टेम्परेचर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टी मिक्सचर इक्वल टू M1S1T1 प्लस M2S2T2 अपॉन M1S1 प्लस M2S2, सीधा फॉर्मूला। मिक्सचर का टेम्परेचर हमें चाहिए, वो 32 दिया, मतलब दिया हुआ है 32, पहले का मास दिया है, निकालना है M1 निकालना है, S1 0.2 दिया है, टेम्परेचर इसका 40 दिया है, दूसरे का मास 100 ग्राम दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट 0.5 दी हुई है और टेम्परेचर 20 दिया हुआ, अपॉन M1 इंटू 0.2 प्लस M2 इंटू 0.5। सॉल्व करेंगे तो 32 इक्वल टू आएगा ऊपर, ये 8 आ जाएगा, 8 M1, एक्सक्यूज मी, 8 M1 आ जाएगा, और प्लस ये आएगा 0.5 को 20 से 100, 10, 1000 आ जाएगा। नीचे ये गुणा भाग जो बताते हैं इसके इसको नहीं समझना है, बस आप कॉन्सेप्ट समझिए, इसको ध्यान दीजिए, बाकी गुणा भाग जो बताया गया वो तो आप कर लोगे, हम तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता कैसे होगा आंसर कौन सा आएगा, कैसे चेक करेंगे आंसर सही है कि गलत है, तो बस हम तो इसलिए कर रहे हैं। तो ये 0.2 M1 और ये 50 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 को 32 से करेंगे तो 6.4 M1, 50 को 32 से करेंगे तो 1600 आ जाएगा, इधर आएगा 8 M1 प्लस 1000, इधर लिख रहे हैं बाकी 8 M1 में 6.4 M1 घटेगा तो 1.6 M1 आएगा, और 1600 में से 1000 जाएगा तो 600 आएगा, यानी M1 आएगा 600 बाई 1.6, यानी ये हो जाएगा 150 बाई 0.4, 75 बाई 0.2, यानी 750 बाई 2, 375 ग्राम आंसर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होता है ना। There are 26 tuning forks arranged in decreasing order of their frequency. 26 ट्यूनिंग फोक हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन, ये 26 नंबर का, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 26। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज में ईच ट्यूनिंग फोक गिव्स 3 बीट्स विद द नेक्स्ट, एक का अगल बगल वाले के साथ 3 बीट्स मिलते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी बीट्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, तो अगर 3 बीट्स मिल रहे हैं मतलब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 3 है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखें ये, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी f है तो इसकी f -3 होगी, इसकी f -6 होगी एंड सो ऑन। 26वें की क्या होगी, तो आपको पता है ये AP बनेगी, AP, और AP में कॉमन डिफरेंस होता है आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो f -3 माइनस f, ये -3 आ जाए, बता देते हैं इसको ढंग से। कॉमन डिफरेंस में जैसे पहली फ्रीक्वेंसी f है, अगली f -3 है, अगली f -6 है, ये और इस तरह से है। कॉमन डिफरेंस दिया हुआ 3 का अंतर है, लेकिन चूंकि फ्रीक्वेंसी घट रही है इसलिए कॉमन डिफरेंस को -3 बोले। अब 26वें वाले की फ्रीक्वेंसी चाहिए, मान लो हमें 26वें वाले की, तो nth वाले की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला या nth टर्म का फॉर्मूला होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। अगर nth टर्म का वैल्यू चाहिए तो AP में nth टर्म का ये वैल्यू होता है, जैसे इसमें nth उसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए, a होता है पहला टर्म, n होता है जिस नंबर की वैल्यू चाहिए, और d होता है कॉमन डिफरेंस। पहला इसमें कितना दिया है, f हमने माना है, f हमने मान लिया पहले का, n -3 है तो ये -3 सॉरी n जो है वो 26 है तो 26 - 1 25 आएगा, और d -3, तो यानी 26वें की फ्रीक्वेंसी f -75 हो जाएगी, f -75, तो ये 26वें की फ्रीक्वेंसी है। अगर आपको AP नहीं लगाना है तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तीसरे में देखो f -6 आया, दूसरे में f -3 आया,
है ना। तो मतलब जैसे 3 नंबर का है तो कॉमन डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई किया उतना लिख दिया। ये 2 नंबर का है तो कॉमन डिफरेंस को 1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 1 कम करके मल्टीप्लाई कर दिया। ये 26 नंबर का है तो कॉमन डिफरेंस को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, -75 आएगा, वो लिखते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में द फर्स्ट टोन इज ऑक्टेव ऑफ द लास्ट, यानी पहले की फ्रीक्वेंसी लास्ट वाले का ऑक्टेव है। ऑक्टेव 2 होते हैं, एक अपर ऑक्टेव एक लोअर ऑक्टेव। अपर ऑक्टेव का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डबल हो जाना, लोअर ऑक्टेव का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी आधी हो जाना। इसमें लिखा नहीं कि अपर ऑक्टेव है कि लोअर, लेकिन हमें पता हो जाएगा जब कह रहे हैं कि फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी ऑक्टेव है लास्ट वाले का, और आपको मालूम है फर्स्ट वाले की ज्यादा है लास्ट वाले की कम है, तो नेचुरली क्या हो सकता है, फर्स्ट वाला लास्ट वाले का अपर ऑक्टेव है, यानी फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी 26वें वाले की फ्रीक्वेंसी के 2 गुना हो। पहले की फ्रीक्वेंसी f है, 26वें की फ्रीक्वेंसी है f माइनस 75, ये f इक्वल टू 2f माइनस 150 आएगा। तो f यहां से 150, यानी पहले की फ्रीक्वेंसी सॉल्व हो गई 150 हर्ट्ज। 150 हर्ट्ज, 150 तो कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, 18वें की फ्रीक्वेंसी पूछी, फ्रीक्वेंसी ऑफ 18वें ट्यूनिंग फोक। अब 18वें की फ्रीक्वेंसी पूछी, यानी फिर तो मैं 18वें नंबर वाली की फ्रीक्वेंसी तो इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो 18वें की फ्रीक्वेंसी f 18 मान लेते हैं, वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a पहले की फ्रीक्वेंसी है ना, 18 है तो उसमें 17, 18 माइनस 1 17 इंटू डी माइनस 3, तो ये f माइनस 51 आएगी। और f सॉल्व हो चुका है 150, तो 150 में से 51 घटा देना, ये आ जाएगा 99 हर्ट्ज। 99 हर्ट्ज, तो सही ऑप्शन होगा सेकेंड वाला, है ना। 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, सही और गलत बताने हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है ओनली ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल मेंटेन एंड इंड्यूस करंट इन द कॉइल, बिल्कुल सही है। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता रहेगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ बना रहेगा, इंड्यूस करंट बनी रहेगी तभी तक, तो ये सही है। द प्रेजेंस ऑफ लार्ज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल मेंटेन्स ए करंट इन द कॉइल इफ सर्किट इज कंटिन्यूअस, गलत है। मैग्नेटिक फ्लक्स लार्ज या स्मॉल इससे नहीं मतलब है, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलना चाहिए। जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, यही तो फैराडे का फर्स्ट लॉ है, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो इंडक्शन होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट आएंगे। इंड्यूस करंट तब आएगा जब सर्किट कंटिन्यूअस होगा, लेकिन उसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स बदलना चाहिए। इसमें कह रहे हैं लार्ज मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो लार्ज और स्मॉल से मतलब नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत। तो पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। तो ये था आपका पेपर, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए इसको बढ़िया से रिवाइज करिए, ठीक है ना। चलिए फिर।